मैं ओम प्रकाश सिंह, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़। अभी हम लोग कृषि पर पिछले जो भाग 1 और भाग 2 में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किए थे। आज हम लोग बात करेंगे भारत की मुख्य फसलें। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती होती है। उसका कारण है कि पूरे भारत में वातावरण, पर्यावरण, क्लाइमेट, मिट्टी एक समान नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, अलग तरह का जलवायु पाया जाता है, तो उसी के अनुसार खेती किया जाता है। कोई भी फसल का ग्रोइंग सीजन होता है, इसको वर्धन काल बोलते हैं, ग्रोइंग सीजन या वर्धन काल भी इसको बोलते हैं, वर्धन काल। दो बात को ध्यान रखता है कोई भी किसान है, खेती करता है। एक तो वो ग्रोइंग सीजन का ख्याल करता है, दूसरा है वातावरण के अनुसार। वातावरण में आपको मिट्टी भी आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा, जो खेती को प्रभावित करता है। और भी स्थल रूप वगैरह, या स्थल रूप भी है, स्थल रूप। इसको ध्यान में रखकर अगर हम लोग खेती करेंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी। किसान का जो लागत होता है उससे ज़्यादा उसको मूल्य की प्राप्ति होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत का जो मुख्य फसल है, पहला है चावल। हम लोग जानते हैं कि चावल जो है एक ऐसा फसल है, इसमें दो बात को ध्यान रखना है। पहले तो है कि प्राकृतिक दशाएं या भौगोलिक दशाएं, और दूसरा हो गया मानवीय क्रियाकलाप। पहला तो हो गया प्राकृतिक दशाएं, दूसरा हो गया मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय सस्य क्रियाकलाप कहिए, सस्य क्रियाकलाप। अब मान लीजिए चावल की खेती करना है, तो उसके लिए जो प्राकृतिक दशाएं हैं उसको ध्यान में रखना है। चावल के लिए क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए गर्मी अधिक चाहिए, गर्मी अधिक, और पानी भी अधिक चाहिए, पानी भी अधिक चाहिए, और पानी भी अधिक चाहिए। तो मिट्टी तो दोमट मिट्टी अच्छी होती है, दोमट मिट्टी। ये मुख्य जो है प्राकृतिक कारक या भौगोलिक दशा है। मिट्टी और मिट्टी में भी चावल की खेती हो रही है, अगर मानो थोड़ा सा उसमें उसके अनुसार मिट्टी को ध्यान में रखे, उसको उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखे, तो बाकी और क्षेत्रों में धान की खेती होती है। तो ये प्राकृतिक दशा हो गया। मानवीय दशा है, मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि धान की खेती के लिए सबसे हम लोग पौधरोपण, सीडलिंग्स या पौध। पहले हम लोग छोटे छोटे पौध तैयार करते हैं, सीडलिंग्स तैयार करते हैं। फिर 21 दिन या 22 दिन के बाद, 21 दिन के बाद जब वो सीडलिंग्स बड़ा हो जाता है, पौधा जो है, तो फिर उसको हम दूसरे प्लांटेशन करते हैं, रोपण करते हैं दूसरे जगहों पर। और इस तरह धान की पैदावार होती है। मानवीय क्रियाकलाप में फिर उसके बाद उसका निकाई करते हैं, क्योंकि पहले भी चर्चा किए हैं कि खरपतवार अगर रहेगा तो मुख्य फसल जो है चावल जो है उसको मार देगा, उसका जितना मिट्टी का पोषक तत्व तो यही ले लेगा। तो इसकी निकाई भी करते रहना है, निकाई भी करना है, ताकि जो मुख्य फसल है वो अच्छा पैदावार देख सके। दूसरा है कि भारत में चावल की वितरण जो है, लगभग सभी जगहों पर चावल की खेती होती है,
थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल है, असम है, क्षेत्र है, बिहार है, आपका झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, इस तरह बहुत सारे क्षेत्रों में चावल की खेती अच्छी तरह से होती है, चूँकि वहाँ पर भौगोलिक दशाएँ उसको उपलब्ध है। और चावल की एक विशेषता है, बीच में क्वेश्चन भी आता है कि क्या कारण है कि भारत चावल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे अधिक चाइना में चावल पैदा होता है, दूसरा स्थान भारत का है, फिर भी हम लोग व्यापार नहीं कर पाते हैं इसका मुख्य कारण क्या है कि जनसंख्या अधिक है। तो जितना पैदावार होता है यहीं के लोगों के, तो उसका खपत भी हो जाता है, खपत भी होता है और हम लोग उसका व्यापार नहीं कर पाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम पहले भी चर्चा किए हैं कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया गया है, चावल के क्षेत्र में भी उसकी प्रोडक्टिविटी को ठीक किया गया है, क्वालिटी को ठीक किया गया है और कुछ चावल की वैरायटी जो है अच्छे किस्म का, वो बाहर में भी हम लोग निर्यात करते हैं, उससे भारत को अच्छा इनकम भी आता है। तो चावल मुख्य फसल है भारत का, अधिकांश जनसंख्या का पालन पोषण इसके द्वारा होता है। उसके बाद हो गया गेहूँ। चावल खरीफ का फसल है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि खरीफ का मुख्य फसल है। ये वर्षा ऋतु के शुरू होने से इसकी बुआई होती है और लास्ट में इसकी वर्षा खत्म होते होते इसकी कटाई भी हो जाती है। तो चावल हो गया। दूसरा हो गया गेहूँ। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गेहूँ के बारे में। गेहूँ जो एक रबी का फसल है और इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं चाहिए, ये तापमान कम होना चाहिए, यानी ठंडा का मौसम होना चाहिए, ठंडा का मौसम होना चाहिए इसके लिए, रबी के फसल के लिए। और हम जानते हैं कि रबी के फसल के लिए भारत में पानी उस समय उपलब्ध नहीं रहता है वर्षा के द्वारा, तो हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भारत में 3 ही महीने बारिश होता है। अगर 3 महीने के बारिश को अगर हम लोग जल संरक्षण कर लें तो उस पानी से हम लोग सालों भर खेती कर सकते हैं। तो सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इसकी अगर हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं तो रबी का फसल का पैदावार काफ़ी बढ़ सकता है। और भारत का ये मुख्य फसल है। बहुत सा क्षेत्र जो है ये रबी में चावल मुख्य रूप से खेती होती है भारत में। उसके बाद है मोटा अनाज। मोटा अनाज उन क्षेत्रों में बताए थे। मोटा अनाज कहाँ पर खेती होती है? जहाँ पर वर्षा कम होता है, यानी डेजर्ट हुआ या सेमी डेजर्ट, मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल में, तो मोटे अनाज की खेती वहाँ पर की जाती है। मोटे अनाज, इसकी भौगोलिक दशा क्या बताया, पहले भी चर्चा किए हैं कि अधिक तापमान और कम बारिश। तापमान अधिक है, तापमान अधिक और पानी कम है, पानी कम है, तो ऐसे स्थिति में मोटे अनाज की हम लोग खेती करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, सब बहुत सा फसल आता है। इसमें मड़ुआ वगैरह भी आता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो मोटा अनाज भी एक भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है और क्लाइमेट को देखते हुए इसकी भी पैदावार खेती वैसे क्षेत्रों में की जा रही है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है। उसके बाद है दलहन। दलहन अलग अलग तरह के दाल का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे मान लिया अरहर है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर है, बहुत तरह का दलहन फसलें हैं। और दलहन जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो हमको प्रोटीन भी चाहिए, हमारे कोशिकाओं का निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है।
लेकिन दलहन इतना अधिक महंगा है कि सबको ये उपलब्ध नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि भारत में दलहन की खेती के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल दलहन के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को संतुलित आहार मिल सके, एक आम आदमी भी संतुलित आहार ले सके। तो दलहन की खेती को ध्यान देना है। अगर इसका पैदावार भी अधिक किसान करता है तो उसको बाज़ार में अच्छा रेट भी मिलता है, अधिक मूल्य मिलता है उसको, उसका इनकम बढ़ता है, उसका जीवन स्तर में सुधार होता है। तो दलहन के फसल पर भी ध्यान रखना है। उसके बाद तिलहन है, तिलहन फसल, तिलहन में भी आपको मालूम है कि सरसों है, राई है, मूंगफली है, बहुत तरह का फसलें हैं जो तिलहन में आते हैं। और तिलहन का भी खेती अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्राकृतिक वातावरण को ध्यान में रख के किसान करते हैं। इस क्षेत्र में भी काफ़ी अधिक कोशिश किया जा रहा है कि पैदावार बढ़े, हर आदमी को सस्ता दाम पर उपलब्ध हो सके, किसान को भी अच्छा मूल्य मिल सके। उसके बाद है जूट। देखिए जूट जो है, जूट उद्योग एक समय था कि भारत में जूट उद्योग जो है रेशेदार फसल में जूट आ जाता है, आपका कपास आ जाता है और प्राकृतिक रेशम। ये भारत का बहुत पुराना फसल है और इससे भारत को बहुत पूरे विश्व में यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट जो था, रेशम का जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता था, उससे जो कपड़ा बनता था, जूट से जो माल तैयार होता था, कपास से जो माल तैयार होता था, विदेशों में इसकी मांग थी। जूट, कपास और प्राकृतिक रेशम। तो एक समय था, एक रेशम मार्ग ही था, रेशम का इतना बड़ा व्यापार होता था। तो आज के समय में जूट उद्योग एक भारत का बहुत बड़ा उद्योग था, विशेषकर पश्चिम बंगाल। ये जूट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता था। तो बीच में ये पॉलीथीन, प्लास्टिक का बैग्स वगैरह जो बनने लगा तो इसको बहुत प्रभावित किया। लेकिन अब तो विज्ञान सिद्ध कर दिया कि प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। तो प्लास्टिक को हम लोग त्याग रहे हैं। आने वाला समय में सरकार भी इस पर रोक लगा दी है, तो इसका पुराने स्थिति में जा रहा है जूट उद्योग। आदमी का वैकल्पिक व्यवस्था जूट पर ही करना है उसको। तो आने वाला समय में जूट की खेती को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है। उसी तरह कपास भी भारत में काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कपास की खेती किया जाता है। विशेष करके महाराष्ट्र क्षेत्र हो गया, गुजरात का क्षेत्र हो गया, कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ कपास की खेती होती है। एक भारत का बहुत पुराना उद्योग है कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कपास ही है, कपास है। और भारत को बहुत सारे लोगों को ये रोजगार दिया हुआ है पुराने समय से। तो कपास की खेती को भी ध्यान देना है। उसके बाद है प्राकृतिक रेशम। बात की हम पहले भी कि भारत के जो रेशम के कपड़ा बनते थे, पूरे पुराने समय में कपास से बने कपड़ों का राजघरानों में, दूसरे देश के राजघरानों में बड़ी शौक से पहना जाता था। तो हमको उस पुराने गरिमा को हासिल करना है। इसके जो खेती है उस पर ध्यान देना है। और इसके ऊपर हम पहले बात किए थे कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना है। कृषि को उद्योग का दर्जा देना है, उद्योग का दर्जा। तो उद्योग का दर्जा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृषि के जो उत्पाद है, मान लीजिए कृषि से जो प्राथमिक उत्पाद
प्राथमिक उत्पाद निकलता है। तो प्राथमिक उत्पाद के ऊपर ही उद्योग निर्भर करता है। तो भारत में तो 2/3 जनसंख्या तो प्राथमिक कृषि में ही लगी हुई है, लेकिन उसको ऊपर अगर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो किसान को एक अच्छा इनकम मिलेगा। और प्राथमिक उत्पाद को अगर हम लोग बाहर भेज देंगे, मान लीजिए कपास भी दूसरे देश में भेज देते हैं तो कपास से कम कीमत मिलेगा, लेकिन अगर हम कपड़ा बना के उसको भेज रहे हैं तो कपड़ा से ज़्यादा दाम मिल रहा है। किसान के आय में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि होगी, अच्छे अच्छे लोग खेती में जुड़ेंगे, जीवन स्तर में सुधार होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। तो इस तरह ये प्राचीन समय से ही जो उद्योग चले आ रहे हैं उसका कच्चा माल कृषि के द्वारा बढ़ावा दिया जाए और उसके उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए। उसी तरह आपका ये चाय और कहवा है, चाय और कहवा, इसकी प्राकृतिक दशा कैसा चाहिए? ढालुआ मिट्टी या पठारी क्षेत्र जहाँ पानी बरसे लेकिन उसकी निकासी हो जाए। वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, यानी उसके जड़ के पास पानी ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। पानी बरसे और ढालयुक्त पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में खेती किया जाएगा तो पानी निकाल करके नीचे क्षेत्रों में चला जाएगा और उस फसल का बचाव होता रहेगा। भारत में चाय और कहवा भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, हम लोग इसका निर्यात भी करते हैं। भारत के इनकम में, आय में इसका बहुत बड़ा ध्यान, ये स्रोत है चाय और कहवा, इस पर ध्यान देना है। उसी तरह गन्ना, देखिए गन्ना जो है ये भी एक भारत का मुख्य औद्योगिक फसल कह सकते हैं, ये औद्योगिक फसल है गन्ना। तो गन्ना के ऊपर ध्यान देने से बहुत सारे उद्योग, चीनी उद्योग, गन्ना जो है तो गन्ना के ऊपर ध्यान देने से क्या फायदा होगा कि इसके ऊपर बहुत सारे उद्योग हैं। किसान खैर केवल गन्ना बेच रहा है तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उद्योग में जैसा मान लीजिए चीनी है या गुड़ का उद्योग है या डिस्टिलरी जो स्पिरिट जिसको बोलते हैं, स्पिरिट तैयार होता है और भी इसको डेवलप किया जाता है। तो इसमें एक ट्रॉफी वगैरह बनता है, इसका बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह छोटे बड़े अगर उद्योग डेवलप किया जाए तो किसान को गन्ना की खेती करेगा, उसको आय मिलेगा, लाभ मिलेगा उसको, किसान को, तो उसको खेती करेगा। अभी की स्थिति क्या है, एक समय था कि भारत में बहुत ज़्यादा उत्तरी भारत में खेती होती थी, उत्तरी भारत में, लेकिन अभी क्या है कि दक्षिणी भारत में भी खेती होने लगी और बड़े पैमाने पर खेती होने लगी दक्षिणी भारत। अभी दक्षिणी भारत में गन्ना कितना अधिक पैदावार हो रहा है कि उत्तरी भारत का स्थान ले लिया है। उत्तरी भारत दूसरा स्थान में आ गया है, दक्षिणी भारत पहला स्थान में आ गया है। तो गन्ना मुख्य है। गन्ना के लिए प्राकृतिक दशा क्या चाहिए? इसके लिए भी अधिक पानी और अधिक तापमान, और इसमें साल भर, इस फसल को लगने में साल भर में ये लगभग तैयार होता है। दूसरा बात कि अगर थोड़ा सा किसान ध्यान देते हैं कि बाद फसल लगने के बाद 2-3 साल तक गन्ना से उत्पाद ले सकता है। ये रोपण कृषि जैसा है। रोपण कृषि के बारे में हम लोग चर्चा किए, पहले कर चुके हैं। रोपण कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसा है। किसान एक बार गन्ना लगाता है, पैदावार निकल जाता है, फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे ब्रांचेज निकलता है, फिर वो गन्ना तैयार हो जाता है। इस तरह 2 बार 3 बार तक उसका लाभ ले लेता है, कम लागत में अधिक पैदावार उसको मिल जाता है। दूसरा क्या है कि नकदी फसल है ये, नकदी फसल, किसान को नगद मुद्रा की प्राप्ति होती है, नगद मुद्रा की प्राप्ति होती है और ये बहुत बड़ा आय का स्रोत है।
तो हम लोग गन्ना के भी बढ़ावा दे सकते हैं। इस तरह कहने का मतलब ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण के अनुसार मिट्टी, जलवायु को ध्यान में रखकर अगर किसान खेती करता है और ग्रोइंग सीजन को ध्यान में रखता है तो उसकी पैदावार, ग्रोइंग सीजन हम बात की है कि ग्रोइंग सीजन क्या होता है, जिसमें वह फसल अधिक से अधिक वर्धन करे, अधिक से अधिक पैदावार दे। अब मान लीजिए रबी का फसल गेहूँ है, अगर उसको खरीफ में लगाएंगे तो पैदावार नहीं होगा। तो उन सब बातों का ध्यान में रखना है, किसान को उस तरह का टेक्निक देना है। तो इस तरह हमारा कृषि के क्षेत्र में ये आज के वीडियो से आप लोग का समाप्त हुआ। और जो भी प्रॉब्लम इससे संबंधित हो तो आप उसका लास्ट में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको करें और उसको मिलें। धन्यवाद।